तो यहाँ पर किसी पुरोहित के लिए, किसी राजगुरु के लिए कोई जगह नहीं है। और जब यहाँ नई संसद का उद्घाटन होता है तो देश का प्रधानमंत्री जो इस जनता के द्वारा चुना गया है, जो सबसे सशक्त प्रधानमंत्री है, ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, और उस लोकतंत्र में चुने हुआ प्रधानमंत्री सबसे सशक्त व्यक्ति होता है। वो व्यक्ति एक ब्राह्मण के चरणों में दंडवत प्रणाम होता है, लोटपोट होता है, जो प्रधानमंत्री की पद की गरिमा को ध्वस्त करता है। अगर आपको नमन भी करना है तो आपको संविधान को नमन करना चाहिए। मात्र 3% लोग उस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब ब्राह्मण राष्ट्र, और ब्राह्मण राष्ट्र का मतलब वर्ण व्यवस्था का राष्ट्र। वर्ण व्यवस्था का राष्ट्र का मतलब है मनुवाद का राष्ट्र, वो जाति व्यवस्था की व्यवस्था वाला राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र कभी भी एक समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित व्यवस्था नहीं हो सकती। राम राज्य में सुपर्णखा की नाक कटती थी, उसी राम राज्य में लोग भूखे सोते थे। राम राज्य में लोगों को जमीन का अधिकार नहीं था, वहां राजा के अलावा किसी के पास संपत्ति का अधिकार ही नहीं था। ऐसा राम राज्य हुआ करता था वो। हमें राम राज्य नहीं चाहिए, हमें राम राज्य नहीं चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर लोकतंत्र, यहाँ चाहिए संविधान, यहाँ जनता का राज, वी द पीपल। संगोल राजदंड उस दिशा में किया हुआ, उठाया गया एक कदम है जिसका आपका अंतर्मन विरोध कर रहा है, मेरा अंतर्मन विरोध कर रहा है। तो प्रधानमंत्री अपने भाषण में, रैलियों में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं, भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हैं, माँ बताते हैं, और यहाँ पर लोकतंत्र खतरे की बात हो रही है। वो 10 पॉइंट भी हैं। तो प्रधानमंत्री की करनी से आपको कहीं संदेह, कहीं दिक्कत है? प्रधानमंत्री आरएसएस के हाथ की कठपुतली हैं। यहाँ प्रधानमंत्री वो बोलते हैं, वो करते हैं जो आरएसएस करता है। आरएसएस का मुखिया एक वर्ग विशेष का व्यक्ति है। मोदी जी, मैंने कहा ना, एक वर्ग विशेष की इशारे की कठपुतली हैं वो। उनका अपना दिमाग थोड़ी काम चल रहा है, वो तो प्लास्टिक के खिलौने हैं। एक लोकतंत्र के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री को अपने बुद्धि और विवेक से काम करना चाहिए था। नहीं तो मैं उस समाज से आता हूं कि जिस समाज में ये कोट पहनने का, अच्छे कपड़े पहनने का, रोटी खाने का, मकान अच्छा रखने का, धन संपत्ति रखने का अधिकार भी इस लोगों को नहीं था। जो संविधान आपको मौलिक अधिकार देता है, एक मानवीय जिंदगी देता है, तो वो संविधान हमारे लिए किसी भगवान से भी कम नहीं है। तो उसका आज महिमा मंडन करना और नाचना गाना और उसे मनाना, ये हमारा परम कर्तव्य बनता है। देश भर में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है और अभी हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं। संविधान दिवस के रूप में यहाँ पर देखिए तमाम लोग हर्षोल्लास के साथ संविधान दिवस मना रहे हैं। साथ में बहुत सारी मांगे भी अपनी तख्तियों पर लिखकर लेकर आए हैं, जिसमें लोकतंत्र बचाओ की मांग है, जिसमें ईवीएम हटाओ की मांग है, जिसमें संविधान बचाओ की मांग है। तमाम ऐसी बहाली और मांग लेकर आए हैं। संविधान दिवस है आज और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। क्या कहना चाहते हैं इस उपलक्ष्य में? देखिए, संविधान हमारी आत्मा है। आज जो भी रंग रूप शरीर आपके सामने खड़ा हुआ है, ये संविधान की देन है। नहीं तो मैं उस समाज से आता हूँ कि जिस समाज में ये कोट पहनने का, अच्छे कपड़े पहनने का, रोटी खाने का, मकान अच्छा रखने का, धन संपत्ति रखने का अधिकार भी इस लोगों को नहीं था। तो भारत में ये संविधान लागू हुआ परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर की तपस्या से, और इस संविधान ने इस देश के प्रत्येक नागरिक को जो मौलिक अधिकार दिए हैं, बोलने की आज़ादी, संपत्ति की आज़ादी, शिक्षा की आज़ादी, धर्म की आज़ादी, और इस देश में न्याय पाने की आज़ादी, नुमाइंदगी करने की आज़ादी, व्यवसाय करने की आज़ादी, जो भी आज़ादी मिली है, मौलिक अधिकार मिले हैं, वो संविधान की देन है। और एक मौलिक अधिकार के माध्यम से ही मनुष्य के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। अगर आपके पास मौलिक अधिकार नहीं है तो आप पशुवत जिंदगी जीने के लिए मजबूर होंगे। इसलिए जो संविधान आपको मौलिक अधिकार देता है, एक मानवीय जिंदगी देता है, तो वो संविधान हमारे लिए किसी भगवान से भी कम नहीं है। तो उसका आज महिमा मंडन करना और नाचना गाना और उसे मनाना, ये हमारा परम कर्तव्य बनता है। और ये भारत में अधिकांश लोगों के लिए भारत का संविधान एक आवाज़ है, एक जिंदगी है। इसलिए हम सब लोगों को आज संविधान के दिन संविधान की, जो भारत के संविधान की खूबियां हैं, परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान रचा गया है, उस संविधान में लगा के प्रस्तावना से लेकर के और आखिरी उसका जो अध्याय है, उसमें सामाजिक न्याय, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का जो न्याय की धारा है, वो अनवरत प्रवाहित होती है। और उसी का परिणाम है कि आज भारत में शांति है, भारत एक है, भारत अखंड है, भारत अक्षुण्ण है, भारत सशक्त है, भारत आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर हर पैमाने पर अग्रसर है।
ये भारत के जैसे संविधान। अभी मंच से भी जो है स्पीच हुई और जो यहाँ पर तख्तियां लोग लेकर आए हैं उसमें एक नारा सबसे ज्यादा बार बोला गया है और लिखा गया है कि लोकतंत्र बचाओ और संविधान बचाओ, संविधान पर खतरा है। आपको क्यों लगता है कि संविधान खतरे में है? यस यस यस, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, भारत के संविधान में एक न्यायिक व्यवस्था की व्यवस्था है, न्यायिक तंत्र की व्यवस्था है, और वो न्यायिक तंत्र के तहत यहाँ लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं: न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और आप मीडिया, स्वतंत्र प्रेस। ये चारों जो स्तंभ हैं एक दूसरे पर चेक्स एंड बैलेंसेस का काम करते हैं। अगर न्यायपालिका अपने दायरे से बढ़कर के काम करती है तो विधायिका है उसे चेक करने के लिए, विधायिका अगर अपने दायरे से हटकर के काम करती है तो न्यायपालिका है, और अगर न्यायपालिका और विधायिका दोनों अपना काम नहीं करती हैं तो प्रेस मीडिया है, और अगर प्रेस मीडिया, न्यायपालिका और विधायिका भी काम नहीं करते हैं तो ये जनता है। ये जनता है, ये चारों एक दूसरे पर लगाम कसने का काम करते हैं। और जब लोकतंत्र है हमारे यहाँ पर, संवैधानिक व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था है, तो यहाँ पर किसी पुरोहित के लिए, किसी राजगुरु के लिए कोई जगह नहीं है। और जब यहाँ नई संसद का उद्घाटन होता है तो देश का प्रधानमंत्री जो इस जनता के द्वारा चुना गया है, जो सबसे सशक्त प्रधानमंत्री है, ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, और उस लोकतंत्र में चुने हुआ प्रधानमंत्री सबसे सशक्त व्यक्ति होता है। वो व्यक्ति एक ब्राह्मण के चरणों में दंडवत प्रणाम होता है, लोटपोट होता है, जो प्रधानमंत्री की पद की गरिमा को ध्वस्त करता है, छिन्न भिन्न करता है, और वहाँ लोकतंत्र पर खतरा आता है, क्योंकि लोकतंत्र में उसकी कोई गुंजाइश है ही नहीं। क्योंकि आप संविधान की शपथ लेकर के वहाँ पहुँचे हैं। अगर आपको नमन भी करना है, अगर आपको नमन भी करना है तो आपको संविधान को नमन करना चाहिए, आपको लोकतंत्र के मंदिर को नमन करना चाहिए, क्योंकि उस लोकतंत्र के मंदिर में आप लोकतंत्र के द्वारा चुन करके आए हैं। वहाँ भी प्रधानमंत्री दंडवत हुए थे पहली बार जब सदन के अंदर कदम रखा था। हाँ, अगर वो वहाँ दंडवत प्रणाम उन्होंने किया था तो यहाँ नई संसद में उन्होंने दंडवत प्रणाम उस व्यक्ति को क्यों किया? यहाँ वो व्यक्ति या राजगुरु या पुरोहित कोई मायने नहीं रखता है, और वहीं संविधान को खतरा आता है। क्यों? क्योंकि वो एक राजतंत्र की निशानी है। जो राजदंड स्थापित किया है, जब इस देश में राजतंत्र था तो जो पुरोहित होता था, राजगुरु होता था, वो राजा को राजदंड स्थापित करता था कि आपको इसके अनुसार, मेरे फरमान के अनुसार, मेरे हुक्म के अनुसार, मेरे परामर्श के अनुसार शासन का संचालन करना है। यहाँ किसी राजगुरु की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ 4 स्तंभ हैं लोकतंत्र के, और हर स्तंभ एक दूसरे पर लगाम लगाने का काम करता है। और वो यहाँ प्रतिपक्ष होता है, प्रतिपक्ष की आवाज़ सुननी होती है, प्रतिपक्ष को भी हमें गुरु मान करके, परामर्शदाती संस्था मान करके चलना चाहिए। तो यहाँ प्रधानमंत्री ने वो काम संविधान के विरुद्ध जाकर के, लोकतंत्र के विरुद्ध जाकर के किया, इसलिए हमें वो संविधान और लोकतंत्र पर खतरा महसूस होता है। 75वें संविधान दिवस आते आते अब जो है एक आवाज़, एक नारा जो है वो बहुत आम हो गया है। सार्वजनिक मंचों से कहा जाने लगा है कि हिंदू राष्ट्र हमें इस देश को करना है, और तमाम ऐसे बाबा हैं जो खुले में मंच लगाकर इस बात को कहते हैं और हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। किस तरह से देखते हैं फिर इसको? हिंदू राष्ट्र की मांग मैं तो नहीं करता हूँ, आप करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस देश की 85% आबादी करती है। कौन लोग कर रहे हैं? मात्र 3% लोग उस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब ब्राह्मण राष्ट्र, और ब्राह्मण राष्ट्र का मतलब वर्ण व्यवस्था का राष्ट्र, वर्ण व्यवस्था का राष्ट्र का मतलब है मनुवाद का राष्ट्र, वो जाति व्यवस्था की व्यवस्था वाला राष्ट्र। तो यहाँ पर जो हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग वो हैं कि जो पुरोहित हुआ करते थे, जो कुलगुरु हुआ करते थे, वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। और हिंदू राष्ट्र की बात वो इसलिए करते हैं, अगर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो जो 85% समाज के लोग हैं, चाहे वो दलित हैं, चाहे वो ओबीसी हैं, चाहे एसटी हैं, उनको मंदिर में बिठाएं, मंदिर की सत्ता को वो छोड़ दें, और तब हिंदू राष्ट्र की बात करें, हम भी समर्थन कर देंगे। नहीं समझे बात को? मैं समझ गया। तो वो रोक थोड़ी ना रहे हैं आप? हैं? अगर मंदिर व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं तो उसमें कौन सा रोक थोड़ी रहे हो? मंदिर में पुरोहित बनना, मंदिर में पुजारी बनना,
मात्र एक जाति का अभी प्रभुत्व है उसमें, एक समाज का प्रभुत्व है और एक समाज का एकाधिकार है, और उस एकाधिकार को बनाने के लिए वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र कभी भी एक समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित व्यवस्था नहीं हो सकती जो भारत के। राम राज्य स्थापित करने की बात करें, राम राज्य में सब खुशहाल रहेंगे। नहीं, राम राज्य में हमें मालूम है, राम राज्य में शंभुक ऋषि का वध हुआ करता था। राम राज्य में सीता को लात मार करके घर से बाहर निकाला जाता था। राम राज्य में सुपर्णखा की नाक कटती थी। उसी राम राज्य में लोग भूखे सोते थे। राम राज्य में लोगों को जमीन का अधिकार नहीं था। वहाँ राजा के अलावा किसी के पास संपत्ति का अधिकार ही नहीं था। ऐसा राम राज्य हुआ करता था वो। हमें राम राज्य नहीं चाहिए, हमें राम राज्य नहीं चाहिए। हमें चाहिए यहाँ पर लोकतंत्र, यहाँ चाहिए संविधान, यहाँ जनता का राज, वी द पीपल, जनता का राज चाहिए। संविधान क्या कहता है? भारत का संविधान इस देश के अग्रणी बुद्धिजीवी लोगों ने बनाया। वो मूर्ख तो नहीं थे। उन्होंने इस देश के वर्तमान और भविष्य और अतीत को ध्यान में रख करके इस देश के संविधान की रचना की, और उस संविधान की उद्देशिका में ये तय किया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजोल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये उस टाइम पर उन्होंने जो मांग हो रही है, जैसे आपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी, उसमें मांग हो रही है कि एक शब्द जोड़ा जाए रिपब्लिक के बाद कि साहब ये हिंदू राष्ट्र। नहीं, हम कह ही नहीं रहे ना, हम तो धर्मनिरपेक्ष की बात कर रहे हैं। हम हिंदू राष्ट्र कह ही नहीं रहे। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध राष्ट्र की बात ही नहीं कर रहे। हम तो जनता के राज की बात कर रहे हैं। हम तो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। हम न्याय का राज चाह रहे हैं, कानून का राज, रूल ऑफ लॉ। Rule of law, what democracy says? Democracy is a government of the people, by the people and for the people. Democracy is a government of the people, by the people and for the people. And it establishes rule of law. न्याय का शासन स्थापित करती है, और जब न्याय का शासन स्थापित होता है तो अन्याय की किसी के साथ गुंजाइश है ही नहीं उसमें। न किसी जाति के साथ, न किसी धर्म के साथ, न व्यक्ति के साथ, न किसी संप्रदाय के साथ, किसी भाषा, रंग, रूप, किसी भौगोलिक स्थिति का कोई भेदभाव की गुंजाइश ही नहीं है। पर जैसे आज जो है संविधान दिवस हम लोग मना रहे हैं, अब जब ये बात कोई कहता है हिंदू राष्ट्र की, तो क्या इसको एकमात्र किस तरीके से देखा जाए? क्या ऐसा होना संभव है, या सिर्फ ये उकसावे वाली बात मानकर छोड़ देना चाहिए? नहीं, देखिए, हिंदू राष्ट्र को लोग यहाँ, मैंने कहा ना, वो 3.5% लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन दिखाई दे रही है संगोल राजदंड उस दिशा में किया हुआ, उठाया गया एक कदम है जिसका आपका अंतर्मन विरोध कर रहा है, मेरा अंतर्मन विरोध कर रहा है, और हर व्यक्ति का अंतर्मन विरोध कर रहा है। और वो विरोध इस लोकतंत्र में जब चुनावी प्रणाली आती है तो चुनाव में वोट के माध्यम से वो आपका अंतर्मन की जो अभिव्यक्ति है हो जाती है, और आप जो गलत मनसा अपने मन में लेकर के बैठे हैं, उस अंतर मन में जो मनसा लेकर के बैठे हैं, उस आपकी मनसा की वहाँ हार होती है। पर अभी आप, जैसे मैंने अभी सुना है, मंच से बहुत सारे पॉइंट्स गिनवाए गए जिन पर आप बात रखना चाह रहे हैं। इससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री अपने भाषण में, रैलियों में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं, भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हैं, माँ बताते हैं, और यहाँ पर लोकतंत्र खतरे की बात हो रही है। वो 10 पॉइंट भी हैं, तो प्रधानमंत्री की करनी से आपको कहीं संदेह है, कहीं दिक्कत है? एग्जैक्टली, कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। प्रधानमंत्री आरएसएस के हाथ की कठपुतली हैं। यहाँ प्रधानमंत्री वो बोलते हैं, वो करते हैं जो आरएसएस करता है। आरएसएस का मुखिया एक वर्ग विशेष का व्यक्ति है, वर्ण विशेष का व्यक्ति है, और उस वर्ण विशेष में आरएसएस का ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही जाति विशेष के लोग हैं आरएसएस में। आरएसएस के किसी भी संगठन की नीति और नियत उसका मुखिया निर्धारित करता है।
और उसका मुखिया जो नीति और नियत निर्धारित करता है उसका संचालन भी उसी तरीके से होता है। और लोग, मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूँ, जो लोग आरएसएस का झंडा लेकर रैलियों में, सभाओं में जाते हैं या प्रवचन सुनते हैं, जाते हैं, तो क्या आप ये विश्वास रखते हैं कि वो सारे लोग एक ही विशेष जाति के हैं? ऐसा तो नहीं है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, अगर आरएसएस में वो एक ही मन और एक जाति के लोग होते तो पूरा देश आरएसएस के, आप बन जाते आरएसएस के, मैं भी बन जाता, ये सब लोग बन जाते। क्योंकि आरएसएस की उस नीति और नियत से ये सारे लोग सहमत नहीं है। इसलिए आरएसएस में एक बार जो आदमी मेरे मन का चला जाता है, अगले दिन लात मार के निकल आता है। और आज भी आरएसएस में जो लोग वहाँ आज काम कर रहे हैं, और जिस दिन उनको उनकी बदनीयती का पता लग जाता है, अगले दिन वो आरएसएस की शाखा में नहीं जाते। और 85% समाज के लोग तो आरएसएस में 1 महीने से दूसरे महीने तक काम करते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम चल जाता है कि इसका जो मुखिया है वो बदनीयती से काम कर रहा है। तब तो आरएसएस बंद हो जाना चाहिए था फिर। तो अगर 2 महीने कोई व्यक्ति नहीं टिकेगा तो इतनी आज़ादी के पहले से आरएसएस और अभी भी इतना मजबूत कैसे है? मैं बता देता हूँ, बंद हो गया ना, मणिपुर में बंद हो गया, अभी मणिपुर में बंद हो गया, अभी कर्नाटक में बंद हो गया, तमिलनाडु में बंद हो गया, आंध्रा में बंद हो गया, केरला में बंद हो गया, उड़ीसा में बंद हो गया, वेस्ट बंगाल में बंद हो गया, बिहार में बंद हो गया। कहाँ नहीं बंद हुआ है? कहाँ बिहार? अभी राजस्थान में बंद होने वाला है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में ही बंद होने वाला है, सब जगह बंद होने वाला है। हाँ, और यहाँ भी देखना, यहाँ बंद हो गया दिल्ली में। अगर आरएसएस इतना ही कामयाब होता तो केजरीवाल सत्ता में नहीं आता। समझ गए ना? बिल्कुल निष्प्रभावी, निष्क्रिय है, कोई वजूद नहीं है उसका। वो जो जिन 60 साल के बुढ़े जिनका घर पे कोई काम नहीं है, जो बेकार पड़े हुए हैं, वो कच्छा पहन के और लाठी लेके और डगमगाते हुए वहाँ चले जाते हैं शाखाओं में। अदरवाइज तो कोई शाखा में बुद्धिजीवी वर्ग का एक व्यक्ति आरएसएस की शाखा में नहीं मिलेगा। मोदी जी अगर देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं तो देश में तो सभी लोग आ गए ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सब लोगों को बेहतर बनाना चाहते हैं? भारत विश्व गुरु था, कब था? जब यहाँ बुद्ध पैदा हुए। लाइट ऑफ एशिया किताब पढ़ी है आपने? भारत विश्व गुरु स्थापित हो गया उस दिन से, जब लाइट ऑफ एशिया लाइट में आ गई। ठीक है, यहाँ भारत विश्व गुरु था जब यहाँ रविदास थे, जब यहाँ कबीर थे, जब यहाँ नानक थे। ठीक है, ये भारत विश्व गुरु था, लेकिन विश्व गुरु के दर्जे को घटाया जा रहा है क्योंकि यहाँ अंधविश्वास को बढ़ाया जा रहा है, अंधविश्वास और अज्ञान को बढ़ाया जा रहा है और विज्ञान और तर्क को दबाया जा रहा है। इसलिए भारत को विश्व गुरु के दर्जे से गिराया जा रहा है। बात उल्टी कही जाती है। मोदी जी जो मतलब प्रयास कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं फिर? मोदी जी, मैंने कहा ना, एक वर्ग विशेष की इशारे की कठपुतली हैं वो। उनका अपना दिमाग थोड़ी काम चल रहा है, वो तो प्लास्टिक के खिलौने हैं। मोदी जी प्लास्टिक के खिलौने हैं। किसी ने इशारा किया कि भाई आपको संसद का उद्घाटन ऐसे करना है, वहाँ दंडवत प्रणाम करना है, वहाँ संगोल स्थापित करना है। एक लोकतंत्र के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री को अपने बुद्धि और विवेक से काम करना चाहिए था, और लेकिन वो व्यक्ति स्वावलंबी नहीं है। अगर उसको अपनी बुद्धि और विवेक से काम करना होता तो उस आदमी के इशारे को नहीं मानता कि दंडवत प्रणाम करता और संगोल स्थापित करता। वो कह देता मैं लोकतंत्र के द्वारा, वी द पीपल के द्वारा, मैं देश की जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति हूँ, मैं जनता के चरणों में चरण स्पर्श करूँगा, मैं इस व्यक्ति के चरणों में चरण स्पर्श नहीं करूँगा। मैं यहाँ उस राजतंत्र की व्यवस्था को लागू नहीं करूँगा, मैं यहाँ लोकतंत्र के मंदिर को और पवित्र और भव्य बनाऊँगा, यहाँ लोकतांत्रिक परंपराओं को समृद्ध करूँगा, मैं यहाँ संगोल स्थापित नहीं करूँगा। अगर वो कठपुतली नहीं होते तो ये उनका जवाब होना चाहिए था। आखिरी सवाल आपसे, जो आपके पॉइंट्स थे कुछ मांगे हैं, वो क्या है? किस तरह से इस सरकार से वो मांग रखना चाह रहे हैं जिससे लोकतंत्र और संविधान मजबूत हो? मैं अभी राष्ट्रपति महोदया के कार्यालय से आ रहा हूँ जी। हमने अपना ज्ञापन राष्ट्रपति महोदया को प्रस्तुत कर दिया है, और हम ये आप देखना धरना प्रदर्शन में एक राज्य के लोग नहीं हैं, ये पूरे देश के लोग हैं, हर प्रांत से आए हुए लोग हैं, चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, हिमाचल प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो, वेस्ट बंगाल हो, केरला, मतलब सभी प्रांतों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। और ये जो आवाज़ है, जिन मांगों को हमने रखा है, ये मांग जनता तक जाएंगी, हर कोने कोने में जाएंगी, देश के में जन जन तक जाएंगी, और हर मांग
हमारी जायज़ है, तर्क पर आधारित है, संवैधानिक है, लोकतांत्रिक है और जनता के हित में है। इसलिए हमने इस मंच के माध्यम से उन मांगों को रखा है। कई शायद 10 पॉइंट है मेरे ख्याल से वो। 10 पॉइंट हैं। तो अभी आप वो दे आए हैं? दे आए हम राष्ट्रपति महोदया को प्रस्तुत करके आ गए हैं और उनसे निवेदन करके आ गए हैं कि आप हमारी राष्ट्र के प्रमुख हैं और हमारी लोकतंत्र के द्वारा, वी द पीपल के द्वारा चुनी हुई सरकार को आप निर्देशित करिए, वो जन भावनाओं और जन आकांक्षाओं के अनुरूप काम करे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। संविधान दिवस पर जंतर मंतर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। संविधान दिवस की खुशियों के साथ साथ कुछ 10 पॉइंट है जिसमें लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करने की बात कही गई है। जंतर मंतर से आकिल रजा की रिपोर्ट, एआर न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.